पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेटस। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 121 विधानसभा क्षेत्रों में परसों मतलब 6 नवंबर को वोटिंग होगी और आज जब चुनाव प्रचार थमा है, उसके कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ी चाल चली और उन्होंने यह बात समझ ली है कि 10,000 रुपया असर कर रहा है। तो उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मेरी सरकार आने दीजिए 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन। अब देखिए तारीखें कैसे तय हो रही है। 14 जनवरी को 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में सारे अपराधी जेल के भीतर जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल के भीतर जाएंगे। 18 नवंबर को जब शपथ लेंगे उसके 20 दिनों के भीतर अधिनियम बनेगा। 20 महीने में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं का भरोसा हासिल करने के लिए आज तेजस्वी यादव ने ऐलान किया। नीतीश कुमार ने तो 10,000 रुपए ही दिए। मैं 14 जनवरी को तेजस्वी यादव की सरकार माई बहन योजना के तहत 12 महीने की धनराशि एक साथ 30,000 रुपए भेज देंगे। तो यह गेम चेंजर है या कुछ और है, इसे भी समझना होगा। और 121 विधानसभा क्षेत्रों में जब चुनाव प्रचार का शोर थमा है, 18 जिले में कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, यह भी समझने की बात होगी कि कहां पहुंचे नीतीश कुमार, कहां पहुंचे तेजस्वी यादव और कहां पहुंचे प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवारों की सेहत बिगाड़ रखी है। और ऐसा नहीं है, देखिए बीजेपी की कई सीटें भी गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही है। ठीक है कि जेडीयू के बारे में सभी लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, एनडीए को बढ़त मिली हुई है, एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन तेजस्वी को अभी भी भरोसा है, उम्मीदवार हमने सही दिए हैं, सबसे अधिक उम्मीदवार हमने बदले हैं और चुनाव क्षेत्रों में है, इसलिए जीत हम रहे हैं। बाकी आगे अजीत जी आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले अब जिन सीटों पर चुनाव है परसों 6 तारीख को, उन पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले आज का जो घटनाक्रम है, अब देखिए ये आपने तो एक टाइमलाइन बताई कि वो कब क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने 18 नवंबर की शपथ की तारीख 2 दिन पहले घोषित की है। बिल्कुल। अब उनको एक तो ये वो जिस तरह का अटेम्प्ट था, उसी तरह का ये भी अटेम्प्ट है। देखिए उनको मिड इलेक्शन में, इलेक्शन के बीच उनको इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ रही हैं, जबकि तेजस्वी प्रण के नाम से सारी घोषणाएं आप कर चुके हैं। जो तमाम बड़ी बातें हैं वो कही जा चुकी हैं। ईबीसी के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी हो चुका है, सब कुछ आप कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या जो सरकार है बिहार की, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि पहले से चलती ही हुई योजना का पैसा बीच में क्यों दिया जा रहा है। मतलब जब बीच में आई कि महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, तो इसका विरोध किया उन्होंने। अब आप अपने चुनाव के बीच में एक तारीख बता करके, क्या ये 30,000 रुपया हम देंगे 14 तारीख को, ये कहना कोई रिश्वत देना नहीं है। जी सही जब बात आप है। कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि वो 10,000 रुपया जो डालेंगे वो एक रिश्वत है वोट खरीदने की, तो आप जो 30,000 देने की बात कर रहे हैं 14 जनवरी को, ये भी तो रिश्वत ही है ना, एक तरह की रिश्वत का ही ऑफर है ना ये भी। तो ये कई बार हमको लगता है कि या तो आप ये मत कहिए या फिर वो मत कहिए, आप दोनों बातें नहीं कर सकते हैं एक साथ। या तो आप नैतिकता के हाई पेडेस्टल पर रहिए। देखिए हम उस चुनाव के बीच में पैसा डालने के सख्त खिलाफ हैं, मेरा अपना निजी मत है कि ये नहीं करना चाहिए है। और उसी तरह से हम इस बात के भी खिलाफ हैं कि भाई चुनाव के बीच में जब आप घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, तो एक तारीख बता करके इतना रुपया हम 30,000 रुपया डालेंगे, ये भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप नैतिकता, आप चाहते हैं कि सामने वाला मोरल प्रैक्टिस करे और चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फेयर प्ले हो, तो वो फेयर प्ले आपको भी इंश्योर करना होगा कि आप भी फेयर प्ले करें। तो अब वो डालेंगे तो रिश्वत है, हम डालेंगे तो ये रिश्वत नहीं है, ये नहीं चलेगा। और आपको ये चुनाव के बीच में ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको ग्राउंड की फीडबैक नहीं मिल रही है पॉजिटिव।
पहला भी जब हुआ, उन्होंने कहा कि हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उनका एक प्रयास था अपने समर्थकों को, मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखने का, एक कोशिश थी कि उनका मनोबल हाई रखें। वो चूंकि जो आप कह रहे हैं कि ये चर्चा शुरू हुई है, एनडीए की सरकार बन सकती है और जेडीयू को बहुत फायदा हो रहा है, तो ये फीडबैक उनके पास भी है। उसी तरह का ये भी अटेम्प्ट है। आपको लग रहा है कि वो 10,000 रुपए, चूंकि तमाम हम लोग, देखिए हम तो कहते हैं और तमाम राष्ट्रीय चैनल ज्ञानेश्वर जी फॉलो कर रहे हैं आपके हमारे इस प्रोग्राम को, कि जो हम लोग चर्चा करते हैं उस पर राष्ट्रीय चैनल्स में अगले दिन चर्चा होती है। तो वो सारा नैरेटिव यही चलता है। जब हम लोगों ने इतने दिनों से कहा कही ये बात कि भाई महिलाएं नहीं जा रही हैं कहीं भी, और नीतीश कुमार के प्रति जो सद्भाव है वो इसके पहले कभी नहीं रहा। तो अब कल मुझे एनडीटीवी के एक बड़े पत्रकार ने फोन किया और उन्होंने कहा, निर्जा चौधरी जी कह रही थी बिहार का चुनाव समझना है तो लाइव सिटी का शाम 7:30 बजे का कार्यक्रम देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताइए, तो वही हम कह रहे हैं। तो हम लोग समझा रहे इतने दिनों से। अब धीरे धीरे तमाम जो इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूब के अच्छे पत्रकार हैं, हम बाकी तो बहुत सारे ऐसे कचरा हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं, उन सब लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दिया कि ग्राउंड पर जो कनेक्ट है महिलाओं के साथ नीतीश कुमार का या ओवरऑल एनडीए का, वो गेम चेंजर है। वो हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे कि राजदीप सरदेसाई ने भी उस दिन कहा था, जो नेशनल चैनल के लोग हैं या तमाम लोग कहने लगे। तो अब इससे, इस घबराहट में या इस चिंता में, घबराहट क्या, नेता को तो घबराहट चुनाव के नतीजे ना आ जाए तब तक लगी रहती है, लेकिन इस चिंता में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 30,000 रुपए एक मुश्त देंगे। लेकिन अब ये देखिए, आज आप कहिएगा और उम्मीद करिएगा कि परसों इस पर महिलाएं आपको वोट दे देंगी, तो वो संभव नहीं है। और केवल इतना ही थोड़े कहा, फिर से उन्होंने कहा कि जो जीविका दीदी की कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उन्हें स्थायी कर देंगे, 30,000 रुपयों का मानदेय कर देंगे, दीदियों के लिए 2,000 रुपए प्रति महीने की व्यवस्था करेंगे, और जीविका दीदी समूह से जो महिलाएं ऋण लेती हैं, शायद 1% का ब्याज लगता है, साल का 12%, वह ऋण मुक्त कर देंगे, और 5 लाख का बीमा भी। अब देखिए, बड़ी बात, मतलब केंद्र में तो हुआ नहीं, कई सरकारों ने कहा और कांग्रेस ने भी कई बार कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार में लागू कर दे। पता नहीं बिहार के पास कहां से कितना पैसा आना है। फिर देखिए, उन्होंने कह दिया एमएसपी के बारे में बातें कर दी। धान की जो एमएसपी होगी उसके अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, गेहूं के लिए 400 रुपए अतिरिक्त प्रति क्विंटल देंगे, और सिंचाई के लिए बिजली फ्री कर देंगे। मतलब कोई उसमें, मतलब यह नहीं रहेगा। अभी तो 125 यूनिट की बात हुई थी, 200 यूनिट की बात तेजस्वी कह रहे थे, अभी 55 पैसे प्रति यूनिट लगता है सिंचाई के लिए जब आप बिजली लेते हैं। तो तेजस्वी ने कहा कि हम तो भाई पूरा ही फ्री कर देंगे। तो ये बड़ी बड़ी बातें। अब तो यह है कि अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी कि इसके बाद भी नहीं तो फिर क्या। हाँ, वही कह रहे। तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो भी घोषणा है, कुछ तो घोषणाएं इसमें पहले से की हुई है उन्होंने, तो इसका मतलब कि उन घोषणाओं को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये लैक हुआ है, तभी तो आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहनी पड़ी। लगातार 10-10, 12-12, 15-15 सभाएं कर रहे हैं और मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब भाई, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स का, जो जीविका दीदी हैं, उनका 30,000 करने का आपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उनको अस्थायी नौकरी करने का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, ये तमाम बातें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। इसका मतलब कि इनका असर नहीं हुआ है, जमीन तक ये बात नहीं पहुंची है। तब इसी वजह से आज जब पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार बंद होने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ये बातें कहनी पड़ रही हैं, फिर से नए सिरे से आप कह रहे हैं, तो उसका मैसेज कन्वे नहीं हुआ है महिलाओं तक। और हम यही बात कह रहे थे कि अब ये नहीं हो सकता है कि अभी तक अगर आपका मैसेज नहीं पहुंचा है महिलाओं तक, तो अगले 36 घंटे में पहुंच जाएगा। 36 घंटे बाद जब वो वोट डालने निकलेंगी महिलाएं, तो ये नहीं है कि उनका मन बदल गया होगा कि अब तो तेजस्वी यादव ने 30,000 कहा है तो हम उसकी उम्मीद में चल के वोट डालते हैं। प्रत्याशा में सरकारी कामकाज होते हैं, जिसका पोस्ट फैक्टो जो है सो परमिशन ली जाती है। जनता प्रत्याशा में काम कम करती है। जब लोगों को जो सामने है, जो मिला हुआ है, जैसे आपने देखा कई लोगों के हमने वीडियोस देखे जिन्होंने पूछा कि भाई महिला कह रही कि हमको मिला नहीं है, फिर भी हम नीतीश कुमार को वोट देंगे क्योंकि हमारे आसपास और लोगों को मिल गया तो हमको भी मिल जाएगा। या ये एक महिला कह रही है कि भाई उसको पता नहीं होगा कि 60 साल से ऊपर की महिला को नहीं मिलेगा ये पैसा, तो उसको पता है लेकिन वो ये जान रही है कि उसको 1100 रुपया वृद्धावस्था का पेंशन मिलेगा, तो हम नीतीश कुमार को ही देंगे। तो महिलाएं ये बातें एक दिन में नहीं पहुंचती हैं। किसी भी बात को पहुंचाने, लोगों को उसके लिए तैयार करने, उनको वोट डालने के लिए मोटिवेट करने के लिए आपको समय चाहिए होता है। कोई योजना रातों रात लाभ नहीं दे सकती है आपको। दुर्घटना रातों रात लाभ देती है, घटनाएं रातों रात लाभ देती हैं।
स्कीम्स जो है, लाभकारी योजनाएं आपको रातों रात लाभ नहीं देती हैं। लाभार्थी एक दिन में नहीं बनते हैं, लाभार्थी बरसों से बने हुए हैं। चाहे वो 5 किलो अनाज का लाभार्थी हो, या जब जुलाई के बिजली का पैसा लोगों को अगस्त में नहीं देना पड़ा, फिर सितंबर में नहीं देना पड़ा बिल, अक्टूबर में नहीं देना पड़ा बिल, नवंबर में नहीं देना पड़ा बिल, तब जाकर के लोग वोट करेंगे। ये नहीं होगा कि आप कहिएगा कि हम उस दिन से माफ करेंगे तो लोग वोट देने लगेंगे। तो ये लाभार्थी की योजना है, लाभार्थी इतनी आसानी से नहीं बनते हैं और वन टाइम में नहीं बनते हैं। तो एक तो इस वजह से ये हमको लगता है कि ये थोड़ी चिंता बढ़ी है तेजस्वी यादव की। ये जो उन्होंने लगातार, वो लोग क्या है कि वो इकोसिस्टम जो है कांग्रेस और आरजेडी का, यूट्यूब और उसको बहुत फॉलो करता है, और उसी की वजह से आज वो जो लड़ाई मजबूती से ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, उसमें इनका बड़ा हाथ है, इस योगदान है जो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने उनको लड़ाई में रखा हुआ है कई जगह गाँव में। नहीं तो योजनाएं तो नहीं, उनका कोई ऐसा काम और वो तो अभी तक नहीं पहुंचा है, जमीन पर तो कभी आप पहुंचा नहीं पाए हैं। तो उन्होंने फॉलो किया, तो उसको उसकी फीडबैक के आधार पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बात एक बात है अजीत जी, इन सबों के बाद भी एक बातचीत है कि देखिए, महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी तो नीतीश कुमार ने हासिल कर ली है, लेकिन युवाओं में नौकरी की चाहत और नौकरी के लिए तेजस्वी पसंद है। ऐसी बातें भी ग्राउंड जीरो से सुनने को मिल रही है कि जो बेरोजगार हैं, उन्हें लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो भले ही प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी न दे सके, लेकिन नौकरी बड़ी संख्या में आएगी, यह भरोसा दिख रहा है। हाँ है, ये इस तरह की वीडियो हमने देखे, जो वीडियो जिस तरह से महिलाएं कह रही हैं पैसे की, और उस तरह से युवा कह रहे हैं नौकरी के लिए। लेकिन अब वो जब वोट देने के जाते समय तक कितना उनका ये मोटिवेशन बचा रहता है। देखिए, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की, अगर तेजस्वी यादव ने कोई एक रोड मैप रखा होता, ब्लूप्रिंट पेश किया होता कि हम नौकरी देंगे, जैसे आप भी इंतजार करते रहे, वो दिन तो नहीं आया कि हम 2-3 दिन में बता देंगे कि कैसे नौकरी देंगे। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। आप, इन्होंने कहा था ना एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कि हम 2-3 दिन में बता देंगे कि हम कैसे नौकरी देंगे। बिल्कुल। तो वो भरोसे की बात है, भरोसे का संकट है। आप बता नहीं सके, आपने कह दिया कि 2-3 दिन में बताएंगे, तभी आपने नहीं बताया। तो एक रोड मैप अगर आपने पेश किया होता और बेशक कम ही नौकरी का वादा किया होता, तो आप पर भरोसा कर सकते थे लोग। आपने अपने ही वादे को नॉन सीरियस बना दिया, अगंभीर कर दिया, ये बात कह के कि हम हर परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और उसके बाद आप लोग कहते रहे नौकरी कैसे देंगे, तो ये 20 महीने में पता चलेगा, पैसा कहां से आएगा तो 20 महीने में पता चलेगा। और आप बता नहीं रहे, 20 दिन में कानून बना देंगे, तो ठीक है कानून बना देंगे 20 दिन में। कानून बनाना तो बहुत आसान है, उस कानून पर 20 दिन में कानून बना देंगे, उस पर अमल कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, क्या नौकरी होगी, नौकरी का नेचर ऑफ जॉब क्या होगा। जैसे अब एक नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया में, हम देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, अभी आप इस प्रोग्राम से पहले भी हम देख रहे थे, जब हम शुरू होने का वेट कर रहे थे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई सरकार नौकरी देगी। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सरकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहा कि सरकार को अंग्रेजी में चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो अब वो आदमी कह रहा है कि सरकार को चीफ मिनिस्टर कहते हैं, आए बाएं करके कह रहा है 7वां तक पढ़ा है, क्या सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद किसी ने A+B² का क्या मान निकलता है, ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ लड़का पूछ रहा है, उसको नहीं पता है। रिपोर्टर पूछ रहा है और उसको नहीं पता है। तो आपको क्या सरकारी नौकरी चाहिए है इस योग्यता पर। तो ये बातें भी आपको बतानी चाहिए थी ना, कि इस योग्यता के आदमी को हम ये नौकरी देंगे, इस योग्यता के आदमी को हम ये नौकरी देंगे, इस नौकरी में इतना वेतन देंगे, ये पैसे का फंड है। तो आपने किया नहीं है, तो ये मजाक का विषय हो गया। देखिए, ये मजाक ही है ना, कि जो अब पूछा जा रहा है। मेरे ही ऑफिस में मेरा एक सेवक है जो आदेशपाल का काम करता है, उसने कहा कि तेजस्वी जी ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। तो मेरा पूरा परिवार तो अनपढ़ है, तो भैया सर बता दीजिए कि मेरे परिवार से किसको कौन सी नौकरी मिलेगी। मैं क्या जवाब देता, मैं क्या जवाब देता? आपका जवाब नहीं, इसका क्या जवाब है ही नहीं कोई जवाब। और ये जवाब जिसने वादा किया है उसको देना चाहिए था। बिल्कुल, कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पूरे बिहार में 7% ग्रेजुएट है, उसके अलावा बाकी सारी आबादी ग्रेजुएट से कम पढ़ी लिखी है। तो कम पढ़े लिखे लोगों में 7वां 8वां पास के लिए क्या नौकरी कर रहे हैं, 10th के लिए, 12th के लिए क्या है, ग्रेजुएशन के लिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या है। तो नौकरी का एक आपको पूरा ढांचा बनाना चाहिए था, बना करके देना चाहिए था। अगर आप कह रहे कि हमने बना लिया है, तो बना लिया है तो पेश कर देना चाहिए। कोई चुरा नहीं लेगा आपका आइडिया, कोई नहीं कहने जा रहा है कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो ये कहा नहीं, इसलिए वादे पर भरोसा नहीं बन रहा है लोगों का। ये अगंभीर बात हो गई। उसके बाद आप कुछ भी कहिए, उसके उलट हम तो खून क्या है, हम ऐसा नहीं है कि हम किसी और की सुनी हुई बात कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पर लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसमें हमने कहा कि भाई तो बहुत कम नौकरी होगी, तो कहा कि नौकरी तो कम ही है ना, नौकरी तो ज्यादा है नहीं। मतलब एक व्यक्ति गांव में कह रहा है कि नौकरी है कहाँ, नौकरी तो कम ही है ना। तो ये बात लोगों को यकीन हो रही है कि भाई ये नौकरी और रोजगार मिलाकर के 1 करोड़ 5 साल में सरकार दे सकती है, क्योंकि 5 साल में 50 लाख उसने दिया हुआ है। तो ये बात है।
अभी 22-23 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं बिहार में ज्ञानेश्वर जी, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी हम्म, नौकरी के 2-2.5 लाख और पद आप सृजित कर सकते हैं, 3 लाख पद और सृजित कर सकते हैं। हम्म, इससे ज्यादा आप पद अभी तत्काल नहीं सृजित कर सकते हैं। ठीक 5 साल है, के टर्म में आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाख कर सकते हैं, उससे ज्यादा किसी हाल में नहीं होगा। हम्म, न उसके लिए आपके पास कोई काम होगा, न उसके बैठाने की जगह होगी, न उसको देने के लिए वेतन होगा, अगर इसे ज्यादा आप कर रहे हैं तो। हम्म, इसलिए लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, नौजवान भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी तो देखना है कि किस पर भरोसा करें। भारत सरकार जो बिल्कुल। एक डबल इंजन की सरकार कह रही है, भारत सरकार की मदद से कुछ नौकरियां पैदा हो सकती हैं, इस नाते वो जाएगा। अल्टीमेटली हम्म, वो भी कास्ट के लाइन पर डिवाइड हो सकता है चुनाव आते आते। उस पर बहुत हम्म, भरोसा होता अगर तेजस्वी यादव को, तो आज महिलाओं की इतनी योजनाएं नहीं घोषित कर रहे होते। वो महिलाओं को लेकर के ज्यादा चिंतित है, उनको चलिए, प्रण परेशानी और है कि संकल्प महिला से वोट आगे, जो है उनको नुकसान है। प्रण और संकल्प से आगे चलते हैं। 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार का शोर थमा है और 18 जिले हैं। कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र इसमें हैं। राघोपुर भी है, तारापुर भी है, महुआ भी है, अलीनगर भी है, गौरा बोराम भी है। कई महत्वपूर्ण कुम्हरार जैसी सीटें हैं जहां केसी सिन्हा, और पटना साहिब है जहां बीजेपी फंसी हुई दिखाई पड़ती है। तो 121 विधानसभा क्षेत्र, और जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तो अब जनसंपर्क, घर घर जनसंपर्क। वैसे आपको बताया, मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूं। अब तक कोई वोट मांगने आया नहीं है। अब तक कोई वोट मांगने, और यह नहीं कि मुझसे मांगने नहीं आया है, मेरे मोहल्ले में ही कोई नहीं आया है। या तो लोगों ने मान लिया है कि यह मोहल्ला फला को वोट देगा, या मान लिया है कि वोट देगा ही नहीं देगा, पता नहीं, जो भी है। तो 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर थम गया और अब तो बारी है वोटिंग की। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये वो चरण है। इसमें पहले जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 का, हम्म, उसमें जो पहले चरण की सीटें थी वो इसमें काफी सारी पहले चरण वाली सीटें हैं, और कुछ हम्म, दूसरे चरण वाली भी सीटें हैं। पहले चरण की में तो पिछली बार 71 सीटें थी, दूसरे में 94 सीटें थी। तो इन दोनों हम्म, को मिलाकर के इन दोनों की सीटें इसमें इस पहले चरण में हैं, 121 जी, सीटों में। दानापुर हम्म, भी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। रामकृपाल यादव यहाँ पूर्व केंद्रीय विधायक मंत्री अफसर चुनाव है, लड़ रहे हैं। बिल्कुल राघोपुर जी। हाँ, और रीतलाल यादव लड़ रहे हैं, जिनके लिए लालू यादव निकले रोड शो करने। अब हमको तो बड़ी इस बात को लेकर के जो परिवार के अंदर क्या चल रहा है इसको पता करना चाहिए। आजकल तो खैर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है, आप भी अब करते नहीं है, घर में बैठे अपनी ऑफिस में बैठे रहते हैं। नहीं तो जी, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लेख लिखा था हरीश करे ने, अनमॉर्न्ड डेथ ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म। हम्म, राजनीतिक पत्रकारिता खत्म हो गई है। नहीं तो लोग पता करते कि भाई घर में ऐसा हो क्या रहा है कि जिस दिन तेजस्वी यादव प्लान कर रहे हैं कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी अनंत सिंह के लिए रोड शो कर रहे हैं, इसको हम इशू बनाएंगे, उसी दिन लालू यादव जी, रीतलाल यादव के लिए रोड शो करने चले गए। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल। आपका पंक्चर ही हो गया ना। आप कहिएगा, आपने कहा कि भाई ये अनंत सिंह के लिए रोड शो किए, तो लोग कह रहे हैं कि आपने रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया, तो हम्म, बात ही खत्म हो गई। तो हम्म। कैसे पंक्चर हो गया प्लान? एक बड़ा आपके हाथ में एक तुरुप का पत्ता लगते लगते पंक्चर हो गया। लालू यादव नहीं भी जा और सकते थे। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि यदि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी के लिए वोट मांगने तेजस्वी यादव नहीं जाते तो अगले दिन हाँ, ललन सिंह नहीं जाते। हाँ, ठीक बात है, नहीं जाते, वो भी नहीं जाते। तो ये जी, आपके पास जो है कोई प्लानिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। मान लीजिए कि लालू यादव दीघा से चले जाते, बांकीपुर चले जाते, दानापुर नहीं जाते, लेकिन हम्म, वो गए और ये पंक्चर हुआ। तो ये दानापुर का जिक्र इसलिए क्योंकि वोटिंग है परसों वहां, और रीतलाल हम्म, यादव भी हैं जो जेल में बंद हैं, और रामकृपाल यादव हैं। और योगी आदित्यनाथ की पहली सभा वहीं से हुई थी, वो नॉमिनेशन कराने गए थे जी, रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव का। तो लोग योगी इफेक्ट को भी जब आकलन करेंगे चुनाव के बाद, तो वो उसमें इस सीट का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम्म। ये सीट जो है, अब हम एक और ऐसी बात बता रहे हैं। देखिए, दीघा में भी रोड शो हुआ दीघा लालू में भी यादव का। दीघा हाँ, में भी जहां भाकपा माले की प्रत्याशी लड़ हाँ, रही हैं दिव्या हाँ, दिव्या गौतम, गौतम, और वहां देखिए संजीव चौरसिया और जनसुराज के प्रत्याशी रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। अब यह हम्म, देखिए, यहाँ भी लड़ाई फंसी हुई है। यहाँ भी बिट्टू सिंह पूरी ताकत के साथ प्रचार में तो सबसे आगे ही निकले हुए थे। आप पता नहीं क्या होगा। तो लालू यादव दानापुर गए, दीघा गए, दोनों जगह के नतीजे से यह मालूम होगा कि लालू यादव का प्रभाव है कि नहीं है। हाँ, ये भी पता चलेगा, लालू यादव के भी असर का पता चलेगा। और हम छपरा में हमने बिट्टू सिंह की चर्चा सुनी, हम जानते बहुत दिन से हैं, जब वो जनता दल यू में नेतागिरी करते थे। फिर हमने उनसे बात की थी बिहार में रहते हुए, उनके उनके कैंपेन की हमने काफी तारीफ सुनी, जो अब आप भी कह रहे हैं। जी, तो वो भी है, दीघा की भी एक लड़ाई है। अब एक ऐसी बात हमको बताई जो बीजेपी के लोगों ने उनके वार रूम में काम करने वालों के यहाँ से उनके पास जो फीडबैक है,
कि एसआईआर का एक बड़ा असर दानापुर में देखने को मिलेगा। अब ये कैसे है, ये हमको ये जैसे जैसे बिल्कुल सही बात है, ये भीतर की बात है अजीत जी, हाँ, बहुत वही अंदर की बात है, की आप बात कर रहे हैं, ये दानापुर और दीघा दोनों में है, ये दोनों में है। दानापुर दीघा दोनों में है जी। हाँ, क्या था हाँ कि बिल्कुल। दियारा में ऐसा उन्होंने बताया लोगों ने कि दियारा में जो वोटर थे वो शहर में भी वोटर थे, और वो हाँ वहां वोट डालने के बाद दोपहर बाद यहाँ आकर के वोट डालते थे, तो डबल डबल जी। पोलिंग होती थी। तो अब तो एक जगह से नाम कट गया है, तो हम्म, ऐसे ही एक कम होगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। तो हम्म, इस आधार पर बीजेपी का दावा है कि हमारे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जेन्युइन वोटर के नाम कटे हैं, ये नाम हम्म, कटे हैं जो जिनके नाम दो जगह थे उन्हीं के नाम कटे हैं। लेकिन अब ये नाम कटने का एक असर होगा इस पर, और बीजेपी अपने को एडवांटेज इन दोनों सीटों पर बीजेपी अपना एडवांटेज देख रही है। खैर, ये तो सीटों की बात आ गई अलग अलग से। ओवरऑल जो ज्ञानेश्वर जी हमको हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, ये मतलब पहला चरण तो पिछली बार का पहला चरण तो पूरा ही महागठबंधन ने जीता था। मतलब 71 में से 49 सीटें उन लोगों ने जीती थी, 22 सीट मिली बिल्कुल। थी एनडीए को। लेकिन जी, अभी की जो 121 सीटें हैं, इसमें भी बढ़त महागठबंधन को ही है। महागठबंधन के पास ही ज्यादातर सीटें हैं, ज्यादा जी, सीटें हैं। मतलब अभी के 121 में से 62 सीटें संभवतः 62 जो है वो महागठबंधन के पास है, और 58 सीट एनडीए के पास है, जिस 58 में 4 वो सीटें भी हैं जो वीआईपी वाली है। मतलब जो मुकेश जी, सहनी पिछली बार जीते थे, वो बिल्कुल 4 भी, बिल्कुल। अगर उन 4 को हटा दें और लोक जनशक्ति पार्टी की एक सीट भी इसी में है, जो मटिहानी की सीट है, तो 5 सीटें अगर वो हटा दें जो पिछली बार की, मतलब इन दोनों की नहीं, मुकेश सहनी तो साथ ही लड़े थे एनडीए के, तो 57 है, एक सीट है, एक सीट है चिराग पासवान की उसमें से, और 22 उसमें अगर दोनों का देखें तो 31 बीजेपी की और 22 जेडीयू की सीट है। तो इसका मतलब यहां भी बीजेपी जेडीयू एनडीए को पिछले बार के खराब परफॉर्मेंस में जो बची थी सीटें, जितनी बची थी मिली थी, उससे थोड़ा ही बेटर करना है। इसमें बिल्कुल। सारा सारा दारोमदार महागठबंधन का है, जिनकी 62 सीटें दाव पर लगी हुई हैं, सीटिंग 62 सीटें जिनकी दाव पर लगी हुई हैं, और उसमें भी 43 सीटें सिर्फ इसकी हैं, आरजेडी की। तो जी, इसका सही मतलब आपकी आधी से ज्यादा सीटें इसमें हैं। पिछली बार 75 सीट जीते थे, जिसमें से 43 इसमें दाव पर लगी हुई है। कांग्रेस की 8 है, सीपीआई एमएल की 7 है। लेकिन आरजेडी के लिए ये असली जीवन मरण की लड़ाई है। इस और पटना प्रमंडल की लड़ाई हो, लालू परिवार के घर की लड़ाई कैसी है कि तेज प्रताप हाँ, यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव चले गए महुआ, और हाँ, तेजस्वी यादव को हराने के लिए तेज प्रताप चले गए राघोपुर। राघोपुर, और हाँ, आज तेजस्वी यादव ने अपना भाई किसे कहा, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को, हाँ, उनको जिताने के लिए, क्योंकि अफजल अली खान की चुनौती है, उनको हाँ। जिताने के लिए तेजस्वी यादव मेरे भाई कह रहे हैं। तो यह भी द्वंद्व, बड़ा गहरा द्वंद्व है कि भाई तेज प्रताप तेजस्वी को हरा रहे हैं और तेजस्वी तेज प्रताप को हरा रहे हैं। हाँ, तो तो ये बड़ा ये द्वंद्व दोनों भाइयों, बिल्कुल भाइयों का आपस में जो, हम एक एक चीज आज हम अपने यहाँ अपने अखबार के लिए कॉलम लिख रहे थे, जो टिटबिट जी। गपशप का कॉलम होता है, तो उसमें हमने सोचा कि क्या क्या मतलब इसको विडंबना कहिए कि इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा परिवार लालू यादव का। अभी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों जीवित हैं, और भगवान उन दोनों को बहुत लंबी उम्र दे, स्वस्थ भी हैं दोनों, मतलब जाने आने की स्थिति में है कि जा सके कैंपेन में। उनके जी। 9 बच्चे हैं, मतलब तेजस्वी तेज प्रताप 9 भाई बहन है, उनके कई मामा मामियां हैं, कई चाचा चाची लोग हैं, कई चचेरे ममेरे भाई हैं, और एक आदमी नहीं है तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने को। इतना बड़ा बिल्कुल कुनबा है, इतना बड़ा बिल्कुल। परिवार है, और एक व्यक्ति नहीं है प्रचार करने के लिए। मामाओं से पहले झगड़े हो गए, भाई से झगड़े हो गए, बहन की नाराजगी हो गई, पिता से दूरी हो गई। पिता तो भाई घूम रहे हैं लालू यादव, लेकिन क्या लालू यादव की तस्वीरों से गायब है। इस बात का प्रधानमंत्री ने जब नोटिस लिया, तो क्या दूसरे लोग तो लोग नोटिस ले ही रहे हैं? आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना बड़ा कुनबा है। और एक देखिए आदमी ना सब जी, प्रचार करने आप वाला नहीं। स्टारडम को लाए खेसारी लाल यादव को, भोजपुरी के सुपर हीरो को, और बीजेपी ने ऐसा घेरा कि वह छपरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेसारी नहीं जा लाल सकते। यादव। और खेसारी लाल यादव के बारे में कहा यह जा रहा है कि शायद चुनाव जीत जाए, लेकिन उसकी वजह जो वहां बीजेपी की बागी प्रत्याशी है राखी गुप्ता, वह होगी। तो मतलब बीजेपी ने वहां भी घेराबंदी करके रखी है। और देखिए ज्ञानेश्वर जी, दो हम हमारी कल पटना में ही जी। जो ये सट्टा बाजार वाले सर्वे करने हैं, उसमें से 2 लोगों से मुलाकात हुई थी हमारी, हम्म, और उन दोनों ने कहा कि पूरे एक तो नतीजों पर लग रहे हैं दाव कि एनडीए बहुत की अच्छी मिठाई महागठबंधन, लेकर आए थे मेरे लिए, बहुत अच्छी मिठाई लेकर आए थे मेरे लिए। हाँ, वो जी खाटू श्याम जी का प्रसाद है भाई। जी, तो बिल्कुल अब बिल्कुल। उन लोगों ने कहा कि बीजेपी जेडीयू का अलग लग रहा है, महागठबंधन और एनडीए का लग रहा है। सिर्फ 2 ही सीटें हैं जिन सीटों पर दाव लग रहा है, इंडिविजुअल 2 सीटों पर दाव लग रहा है। एक छपरा है और दूसरी अलीनगर सीट है। मतलब मैथिली ठाकुर जी, और खेसारी लाल, इन दोनों पर दाव लग रहा है, और मोकामा दोनों पर नहीं पर लग रहा है।
नहीं, मोकामा हम पूछे, मोकामा पर नहीं हाँ लग रहा है कि हमने कहा कि भाई मोकामा तो तीर्थ बन गया है बिहार के चुनाव का। वहां जी, तो गनीमत कहिए कि हवाई अड्डा नहीं है, नहीं तो देश के सारे पत्रकार मोकामा ही उतरते, उसके बाद दूसरी जगह बिल्कुल, जाते। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नहीं, मोकामा नहीं लग रहा है, सिर्फ 2 सीटों पर दांव लग रहे हैं, एक खेसारी लाल और मैथिली ठाकुर जीतेंगे, हुँ, हारेंगे। और वो हुँ, दांव भी मतलब आपने ठीक कहा कि खेसारी लाल यादव जीत सकते हैं, चूंकि जीतने पर रेट कम है उनके, हुँ, लेकिन हारने पर भी दांव लग रहा है, और हारने का दांव भी जी, 9-10 हजार वोट से हारने का है। ऐसी मैथिली हुँ, ठाकुर के भी हारने पर दांव लग रहा है कि वो हार भी सकती है। तो ये हुँ, दोनों बहुत हाई प्रोफाइल सीट है जहां वोटिंग भी हो रही है। हुँ, गौड़ा बौराम की सीट के बारे में आपने जिक्र कर दिया कि हुँ, गौड़ा बौराम जो है वो पिछली बार जीते मुकेश सहनी, उनके बिल्कुल। भाई, मतलब उनकी पार्टी जीती वहां से। और उनकी एक और सीट है जिस पर मतलब जो 4 सीटें जीते, उसमें हमको लगता है 2 सीटों पर चुनाव है या 3 पर। नहीं, अलीनगर है, बोचहा है, और हाँ, साहेबगंज है, बोचहा भी चारों है, पर है, चारों पर है, चारों चारों पर पर है। है। वहीं जी, वैशाली में भी चुनाव हो ही रहे हैं, परसों ही चुनाव हो जी, रहा है वहां वैशाली में हुँ, भी। तो हुँ, चारों सीटों पर उनके चुनाव है। तो हुँ, उनकी प्रतिष्ठा भी बड़ी दांव पर लगी हुई है कि भाई जहां जिस इलाके में उस समय असर रहा जब खराब परफॉर्म किए थे, तो अब इस हुँ, बार अच्छा परफॉर्म करना है उनको। हुँ, गौड़ा बौराम में देखिए कि तेजस्वी यादव कितना फूंक फूंक करके कदम उठा रहे हैं। उन्होंने हुँ, एक बार अपील नहीं की मुसलमानों से कि आप उनको मत करिए वोट, उन कैंडिडेट को मत करिए हुँ, वोट। वहां हुँ, गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनका ख्याल रखेंगे, हमारी उनसे बात होती रहती है। हुँ, मतलब नाराज भी नहीं करना है, ऐसा रिएक्शन नहीं पैदा करना है कि रिएक्शन में मुसलमान उनको वोट कर दे। तो बड़ी बिल्कुल। फूंक फूंक करके कदम उठाना है वहां। ये आपका इस्टेब्लिश करना कि नाव ही लालटेन है, ये थोड़ा जी, कठिन हो रहा है अंतिम समय तक। हुँ, अब यही 36 घंटे हैं जिसमें उन लोगों को कर लेना है। तो हुँ, मैक्सिमम चीजें जो दाव पर हैं वो 43 सीटें हैं ज्ञानेश्वर जी, इनकी आरजेडी की। जी, आरजेडी की 43 सीटें हैं, जीती हुई 43 सीटें इस बार दांव पर लगी हुई हैं। और हुँ, पिछली बार के मुकाबले अगर किसी भी इलाके में, जैसे पटना प्रमंडल की 14 सीटें हैं, इसके हुँ, आगे आप जाइए तो बक्सर की सीटें हैं, सासाराम की सीटें हैं। आपको इस इन सीटों में जहां पिछली बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बेगूसराय की सीट है, बेगूसराय का जिला है। जिन जिलों में अच्छा परफॉर्म किया, दरभंगा जिला है तो, या सारण के जिले हैं, छपरा है, हुँ, गोपालगंज है, सिवान है, जहां लड़ाई आपको लड़नी है, जहां आप चुनाव मतलब जीत सकते हैं या जीते हुए हैं, हुँ, वहां हुँ, पहले से बेहतर परफॉर्म करना है। क्योंकि बिल्कुल। पहले से खराब परफॉर्म करेंगे या पहले जैसा भी करेंगे तो फिर सत्ता नहीं आएगी। लेकिन एक बात और कही जा रही है, देखिए माले को लेकर, जिसका स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे बेहतर था, कि माले का स्ट्राइक रेट भी कम हो सकता कम होगा। है। और माले के कई विधायकों के, देखिए मैं दीपांकर भट्टाचार्य को सैल्यूट करता हूं, लेकिन मुझे यह जानकर हैरत हो रही है जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है कि माले के कई विधायकों के खिलाफ भी कमीशन खोरी की शिकायतें क्षेत्रों में है और इसका नुकसान हो रहा है। भाई ज्ञानेश्वर जी, आप हम लोग चर्चा किए, हम लोग के सामने सब जी, वीडियो पर है कि कैसे कितना लोगों ने रामबली यादव का विरोध किया। और बिल्कुल। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य स्वयं स्वयं लेकर के गए थे, उनके सामने हम्म, लोगों ने नारेबाजी की, उनके खिलाफ नारे लगे, और इसके बावजूद टिकट उन्हीं को दिया गया। हम्म, लोग 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देने गए थे और आपके जी, रिपोर्ट कार्ड से लोग संतुष्ट नहीं थे, तो आपके खिलाफ नारेबाजी की, फिर भी आपने टिकट उन्हीं को दिया। हम्म, जबकि सीट की अदला बदली की भी बात हो रही थी और कैंडिडेट तो आप बदल ही सकते थे, लेकिन आपने नहीं हम्म, बदला कैंडिडेट। असल में क्या, सीपीआई हम उनके असर वाले इलाकों में घूम करके आए, तो वहां हम्म, क्या समस्या थी कि सीपीआई एमएल ने मान लिया कि हमको तो लालू यादव के साथ होने की वजह से यादव मुसलमान मिल रहा है, और अति हम्म, पिछड़ा तो हमारा अपना वोट बैंक है, कोर वोट है, वो कैसे जाएगा कहीं। मतलब उनको बिल्कुल। लग रहा था कि हम फुल प्रूफ है, मतलब हमारे ऊपर एक रक्षा कवच है। नीतीश कुमार का जो फोटे है, नीतीश कुमार और बीजेपी जो अति पिछड़ा वोट के जो उनकी दावेदारी है, उससे हम बचे हुए हैं, हम हमको मिल हम्म। जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है 5 साल की जो। पालीगंज में देखिए ना, पालीगंज में संदीप सौरभ के भाई के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी, हाँ लेकिन है। बीजेपी आर ने ऐसा उम्मीदवार दे दिया कि पूछिए हाँ, मत। नीम पर वही। करेला चढ़ गया। हाँ, नीम। हाँ। तो वहां वहां जनसुराज के उम्मीदवार है, कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा शायद नाम है। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि देखिए वहां भी माले की स्थिति गड़बड़ थी, माले की स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन एलजेपी आर ने जिन्हें लड़ाना था अरबल से, वे ले आए पालीगंज में, और पालीगंज में उनका ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ रहा है। तो इसलिए वह, तो माले का भी स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, दोनों दोनों गठबंधनों की छोटी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है इस फेज में। हमको लगता है 14 या 15 सीटें लोजपा जी। की भी हैं, लोजपा की चिराग पासवान की, तो उनके सामने हम्म, तो और बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सामने बिल्कुल। बड़ी चुनौती है। हालांकि तमाम कोशिशें उन्होंने की हैं कि नीतीश कुमार के प्रति जो सद्भाव बना है बिहार में, देखिए अब तो चुनाव नीतीश के इर्द गिर्द होने लगा बिहार में। हम्म, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही चुनाव हो रहा है। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि सद्भाव नीतीश कुमार वाला बने, ताकि उनका जो समर्थक वर्ग है, महिलाएं हैं, वो सब उनको वोट दे दें। वो यूथ को लेकर के वो भी आसान्वित रहते हैं कि यूथ का वोट हमको मिल जाएगा। नहीं तो उनकी 14-15 सीटें जो है, और एक जीती हुई सीट थी मटियानी की उनकी, इसी पर इसी उसमें फेज में चुनाव है वहां भी।
तो उनका हो, चाहे माले के लोग 7 सीटों पर, इस चुनाव में माले की 7 सीटें हैं, कांग्रेस की 8 सीटें हैं, इन तमाम लोगों के लिए बहुत चुनौतियां हैं। ये लोग अपना बिल्कुल कैंपेन भी ठीक से नहीं कर पाए हैं, कैंपेन ठीक से नहीं कर पाए। जीती हुई सीटों पर जो है 7-8 सीटें जीती हुई हैं कांग्रेस की, जिन पर इस बार परसों वोटिंग होनी है, और 7 माले की सीटें जीती हुई हैं जिन पर वोटिंग होनी है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो है ज्ञानेश्वर जी, वो ग्राउंड लेवल पर आपके विधायक के खिलाफ बहुत है। ये हम खुद भी देख के आए हैं और आपको भी इस बात की रिपोर्ट है। लोकल एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं, लोकल डिसकंटेनमेंट बहुत है। और कांग्रेस और या एलजेपी आर या जो माले का कहिए, उसमें कोई टॉप लीडरशिप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि उसके नाम से नाराजगी दूर हो जाएगी। अगर लोकल एमएलए के खिलाफ डिसकंटेनमेंट है तो वहीं से लोकल लेवल पर ही इसको दूर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि माले का वोटर घोसी में या पालीगंज में दीपांकर भट्टाचार्य को देख के वोट नहीं देगा, वो अपने कैंडिडेट को देकर के देख के वोट देगा, जबकि एनडीए को एडवांटेज है। और इस बार तो जो चुनाव हुए वो क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, और देखिए किस क्षेत्र में क्या मुद्दा बन गया है। अभी से थोड़ी देर पहले नवभारत टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र नाथ मेरे साथ थे, वो कह रहे हैं देखिए चुनाव में नीतीश कुमार का नाम है, तेजस्वी का नाम है, लेकिन पहली बार उम्मीदवार का भी नाम सुनने को मिल रहा है और उम्मीदवार के गुंदोज की विवेचना भी हो रही है, जो आप कह रहे थे। हाँ, वही ग्राउंड पर लोकल चुनाव तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई जा रहा है। और अब सोशल मीडिया के जरिए और उम्मीदवारों ने, अब देखिए अब क्या है, एआई के जरिए ऐसी सुविधा है कि आप सभी 3 लाख मतदाताओं को मोबाइल पर उनके नाम से मैसेज भेज सकते हैं। आपको सिर्फ एक मैसेज रिकॉर्ड करना है और उस मतदाता के नाम से उसके मोबाइल पर वो मैसेज चला जाएगा। तो अब क्या है, उस एआई ने और सोशल मीडिया ने मतदाताओं को जागरूक कर दिया, मतलब जानकारी दे दी है कैंडिडेट्स के बारे में। और जो कैंडिडेट पहले से हैं उनके खिलाफ लोकल डिसकंटेनमेंट बहुत है। और इसका नुकसान हमने कहा था, आपसे डिस्कस किया था पिछली बार जब पटना में थे, तो बीजेपी को इसका नुकसान हो रहा है। तेजस्वी और नीतीश कुमार इस मामले में थोड़े एडवांटेज के पोजीशन में है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा कैंडिडेट नए उतारे हैं, बीजेपी ने ज्यादा कैंडिडेट नए नहीं उतारे हैं। तो लोकल लेवल पर डिसकंटेनमेंट है, वो डिसकंटेनमेंट दूर करने की स्थिति नीतीश कुमार की है, मोदी की है, तेजस्वी की है, बाकी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजेश राम के नाम पर बिहार में कांग्रेस की लोकल इनकम्बेंसी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी के नाम पर जरूर हो सकती है, लेकिन उनके नाम पर भी, वो भी बहुत ऐसी लीडरशिप उन्होंने अभी नहीं दी है बिहार में कि अपने नाम पर एंटी इनकम्बेंसी खत्म करा दे अपने विधायक की। तो जो छोटी पार्टियां हैं वो डिसएडवांटेज की पोजीशन में है। छोटी पार्टियों को हो सकता है कि इस राउंड में ज्यादा नुकसान हो जाए, हम लोग नतीजों के बाद इसको देखेंगे, उनको ज्यादा नुकसान हो जाए छोटी पार्टियों को, जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे किसकी एनडीए की हो या इंडिया ब्लॉक की हो। और बड़ी पार्टियां ठीक ठाक स्थिति में है। बड़ी पार्टियां मतलब 50 के करीब सीट लड़ रही है, जेडीयू 50 के करीब, आरजेडी की सीटें मतलब बीजेपी की, और अपना इनकी सीटें ज्यादा हैं आरजेडी की। तो इन लोगों की स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी। आरजेडी अपनी जीती हुई 43 में से कितना बचा पाती है, जैसे देखिए आपको पहले चरण की वोटिंग के बाद ही पिछले चुनाव में अंदाजा लग गया था, इस बार भी पहले चरण की वोटिंग से अंदाजा लग जाएगा कि जिन 43 जीती हुई सीटों पर, हम दूसरी सीटें नहीं कर रहे हैं, जीती हुई सीटों पर आरजेडी के बारे में क्या फीडबैक आता है, हम लोगों के पास क्या एग्जिट पोल के अनुमान आते हैं, उससे पता चलेगा। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा 36 घंटे काम करने की जरूरत है आरजेडी को, उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती का समय। 36 घंटे काम तो हम और आप भी करेंगे, क्योंकि आज की रात जो है खेला होगा, क्या क्या बटेगा नहीं बटेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत कुछ बटेगा, कहीं बोरा खुलेगा, कहीं थैला खुलेगा, कहीं छोटा बैग, कहीं बड़ा बैग, और जो बिहार में बंद है वह भी चलेगा, तो वह भी बताएंगे कल शाम को 7:30 बजे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।